राजेश की माँ माला बहुत ही खतरनाक औरत थी। बिना उसके कहे घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। और राजेश एक नेहा नाम की लड़की से प्यार करता था जो कि सर्विस वाली थी। लेकिन राजेश इस बात को लेके बहुत परेशान था क्योंकि उसकी माँ माला सर्विस वाली बहू नहीं बल्कि घरेलू लड़की चाहती थी। एक दिन माला अपने बेटे को लेकर लड़की देखने के लिए जाती है। लड़की को देखते ही राजेश धीरे आवाज में अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे ये लड़की ना पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती से तेरे गले बांध रही हूँ। मैं तो बस लड़की देखने के लिए आई हूँ। शादी करना ना करना भी बाकी है। शादी हुई नहीं है जो तू इतना चिल्ला रहा है। वही कह रहा हूँ माँ, थोड़ा सोच समझ के ना लड़की देखना। आजकल की लड़कियाँ ना बहुत तेज होती है। बेटा लड़कियों के बारे में तो तुम मुझे ना ही बताओ तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मुझे लड़कियों को परखना बहुत अच्छे से आता है। माँ लेकिन मैंने जब आपको बोल दिया है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा, तो क्यों टाइम खराब करना चाहती हो आप? चलो घर चलते हैं। अरे बेटा तू समझता नहीं है, जब हम खर्चा किराया लगाकर इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके चलते हैं। ऐसे खाली पेट जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्या बात है माँ, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालू निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी, जो मेरी माँ पापा के सामने एक वर्ड नहीं बोलती वो इतनी चालाक हो सकती है। अब तो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जा और लड़की वालों से बात करने दे। अपनी माँ के कहने पे राजेश चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ जाता है। लेकिन जब तक वो लड़की देखने के लिए बैठा होता है मानो उसके मन में अनेकों तूफान उठ रहे हो। उसे बस यही डर लगा रहता है कि कहीं उसकी माँ लड़की को पसंद न कर ले। कुछ देर बाद माला अपने परिवार को लेके वहाँ से चली आती है। घर पहुँचने के बाद राजेश अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे तो एक पल के लिए ये लगा था अगर आपने लड़की को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? अगर मैं लड़की पसंद भी कर लेती हूँ तो कौन सा से शादी करने वाली हूँ। शादी तेरी है तो तेरे बारे में ही सोचूंगी ना पहले। माँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उस लड़की में ना कोई क्वालिटी नहीं थी। अरे वो ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी ना उसके अंदर कोई गुण थे। अरे माँ मैं ना एक सर्विस वाली बहू लेकर आऊंगा, देखना आप। बेटा आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा इस घर में सर्विस वाली बहू का नाम भी मत लेना, क्योंकि इस घर में अपने जीते जी सर्विस वाली बहू तो कभी आने नहीं दूंगी। मुझे वो लोग जरा भी पसंद नहीं है और ना इन पर जरा भी भरोसा है। माँ आपके ये जो विचार है ना ये बहुत पुराने टाइप के हैं। आजकल क्या होता है ना, सर्विस वाली लड़कियाँ घर भी संभालती है और काम भी संभालती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। आप चिंता मत करो उसकी। बेटा तू बहुत ही सर्विस वाली बहू की तरफदारी कर रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कोई सर्विस वाली पटा रखी हो? नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था बस। राजेश उस समय अपनी माँ की बातों को घुमा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ बैठा उसका पिता रंजित वो सब कुछ सुन रहा होता है, जिसे सुनने के बाद उसे अपने बेटे पे शक होता है और वो अपने बेटे से इस बारे में पूछने के लिए उसके कमरे में जाता है। तो वो देखता है वो किसी नेहा नाम की लड़की से फोन पे बात करता है और बोलता है, यार तुम थोड़ा सा समय दे दो यार। अरे मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्दी माँ से ना अपनी शादी की बात करूंगा। मैं माँ के बिना कहे शादी नहीं कर सकता, उन्हें सर्विस वाली बहू से नफरत है। अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हारी माँ मेरी और तुम्हारी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, और मेरे घर के जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं माँ से बात करूंगा। और मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तुम और मत खराब करो यार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। राजेश इतना कह के फोन रख देता है और जैसे ही गुस्से में पीछे मुड़ता है तो सामने अपने पिता रंजीत को खड़ा देखकर वो दंग रह जाता है। उसे देखते ही मानो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी रंजीत अपने बेटे से बोलता है, अरे तो ये बात है, तुझे सर्विस वाली बहू लाने की जल्दी इसीलिए थी, तभी अपनी माँ के आगे तरफदारी कर रहा था। क्या नाम है उसका? पिताजी उसका नाम नेहा है, वो सरकारी टीचर है, वो 50,000 कमाती है और 50,000 मैं भी कमाता हूँ। सोचिए जरा एक बार, अगर हमारी शादी हो गई ना तो घर में 1 लाख रुपए आएंगे, लेकिन माँ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या 1 लाख रुपए? तू चिंता मत कर, तेरी माँ से तो मैं बात कर लूंगा। जिस तरह से मनाना है अब मैं मना लूंगा, मुझे पता है वो कैसे मानेगी। अपने पिता की बात सुनकर राजेश को थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके बाद रंजीत माला के पास जाता है और बोलता है, अरे अब माला गुस्सा मत करना, वो तुमसे ना एक बात करनी है। वो हमारा बेटा है ना, हाँ वो ना एक लड़की को पसंद करता है, वो 50,000 कमाती है।
इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरा बेटा किसी सर्विस वाली बहू के चक्कर में है, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं अपने घर में सर्विस वाली बहू लेकर नहीं आऊंगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे क्या बोले जा रही हो? इस घर में तुम्हारे बिना बोले एक पत्ता नहीं हिलता, तो सर्विस वाली बहू कैसे लाएंगे? मैं तो इसीलिए कह रहा था, अगर सर्विस वाली बहू आएगी तो उसकी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में जाएगी और तुम्हारी जेब में पैसे होंगे और तुम अपने मन चाहे चीजें ले सकती हो। तुम्हारा जो मन करेगा तुम कर सकती हो, और तो और अपने मनपसंद की चीजें बनवा बनवा के खा भी सकती हो। तुम्हारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अब मैं तो तुम्हारा भला सोच रहा था, लेकिन तुमको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं? वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे अगर सर्विस वाली बहू आ गई तो ज्यादा फायदा तो मेरा ही होगा। मेरे बेटे के पैसे मेरे हाथ में, मेरी बहू के पैसे मेरे हाथ में, महीने के लाखों रुपए आएंगे। इसका मतलब चलो अच्छा है, मेरी बात को बहुत जल्दी समझ गई। अब जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, इससे पहले हमारे बेटे का मन बदल जाए। माला अपने पति रंजीत की बातों में आ जाती है और अपने बेटे राजेश की शादी एक सर्विस वाली लड़की से करवा देती है। और वो जहाँ घर का एक काम नहीं करती थी, अब वो पैसों की लालच में घर का सारा काम करती है ताकि उसे आखिरी में 50,000 मिलेंगे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी बहू शादी के बाद अपनी कमाई अपने माँ बाप को देने वाली थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते देखते पूरा महीना गुजर जाता है और उसका बेटा राजेश अपनी सारी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। लेकिन उसकी बहू नेहा अपनी तनख्वाह लेकर नहीं आती है। तभी एक दिन माला उसको ऑफिस जाने से रोक लेती है और बोलती है, बहू वैसे तो मैं तुझे टोकना नहीं चाहती, बाहर जाते समय कुछ पूछना था इसीलिए टोका। हाँ माँ जी कहिए ना, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? बहू मेरे बेटे की तनख्वाह आ गई है, लेकिन तूने अभी तक अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में नहीं रखी। तुझे तनख्वाह नहीं मिली क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो तनख्वाह कब की मिल गई, लेकिन मैंने अपनी तनख्वाह अपने मायके भिजवा दी। वो क्या है ना कि मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हूँ और इस समय वो बहुत ही कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए उनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तेरे सारे नाज नखरे उठाए हम, तेरी जिम्मेदारी उठाए हम, और तू पैसे अपने मायके भेज रही है। ये सब नहीं होगा। आगे से या तो तू अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में लाकर रखेगी या तो अपनी नौकरी छोड़ेगी। माँ जी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इस समय मेरे परिवार को मेरे पैसों की बहुत जरूरत है। यहाँ पर तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। जैसे ही मेरे माँ बाप का कर्ज उतर जाएगा, मैं अपनी तनख्वाह आपके ही हाथ में लाकर रख दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगले महीने से ही तुझे तेरी सारी तनख्वाह मुझे लाकर देनी होगी। तू इस घर की बहू है और इस घर के लोगों का ख्याल रखना, उनकी इच्छा का मान सम्मान करना तेरा फर्ज बनता है। अब तुझे ये तय करना है कि अपने घर में पैसे भिजवाकर तुझे अपने ससुराल की सुख शांति में आग लगानी है या अपने पैसे ससुराल में ही रखकर सुख शांति बनाए रखनी है। अपनी सास की बात सुनकर नेहा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने एक दोस्त से बात करके वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब ले लेती है, जिसके बाद और अपने दिन की तनख्वाह अपने ससुराल वालों को और रात की तनख्वाह अपने मायके वालों को भिजवा देती है और एक बेटी और एक बहू होने का फर्ज निभाती है और अपने दोनों घरों में सुख शांति कायम रखती है। उमा अपनी बेटी और बहू के साथ रहा करती थी। उमा ने अपने बेटे राजेश की कुछ ही महीने पहले शादी की थी और उस शादी से उमा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे उमा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला यहीं बैठी हूँ, बरामदे में आ जा। अरे उमा क्या कर रही है? आजकल तो आती ही नहीं है। अरे विमला तू तो जानती है अभी बहू नई है तो उसे बहुत सी चीजें पता नहीं है। अरे हाँ तू सही कह रही है, अभी तो कुछ दिनों से चीजें बतानी होगी। विमला तो उमा के घर उसका हालचाल लेने आती है। अब विमला के जाते ही उमा का बेटा राजेश बाहर जाने लगता है। तभी उमा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा राजेश कहाँ जा रहा है? आज तो तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना? तो क्या अब मैं घर से बाहर भी न जाऊं? हर वक्त टोकना जरूरी है क्या? जब देखो तब किसी न किसी बात को लेके टोकती रहती हो आप। अरे मैं तो ये कह रही थी कि बाहर जा ही रहा है तो मेरी दवा चला गया। अरे माँ जी रुको, मैं अभी फोन करती हूँ और दवा लाने के लिए कह देती हूँ। नहीं बहू रहने दे, जब मैं शाम में उधर जाऊंगी ना तो अपनी दवा ले आऊंगी। इनका बिहेव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो माँ जी से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? राजेश को उसकी माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसका मन वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कभी भी कोई उसे टोकता तो उसे गुस्सा आ जाया करता।
बहू अभी तक राजेश नहीं आया क्या? सुबह से गायब है, ना जाने लड़का कहाँ चला जाता है। माँ जी मैंने भी फोन किया था लेकिन उनका फोन लगा ही नहीं, ना जाने कहाँ है। मुझे भी चिंता हो रही है। सास बहू के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी राजेश नशे में घर आता है। अरे माँ, क्या बात है, आप गेट पर क्यों खड़ी हो? कोई आने वाला है क्या? अब तूने पीना भी शुरू कर दिया अपने आवारा दोस्तों के लिए? ना माँ ना, मेरे दोस्तों को आवारा कुत्ता मत कहो माँ। एक वही तो है जो मुसीबत में मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। हाँ क्यों नहीं, उन आवारा लड़कों ने ही तुझे बिगाड़ा है और तुझे भी वही अच्छे लगते हैं। माँ मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप बहुत बोलती हो। कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? अरे आप मुझे अपनी जिंदगी खुद से जीने दोगी कि नहीं? मैं पहले ही बोल देता हूँ माँ कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, कल से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। तू कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? उमा को अपने बेटे की ये बात बुरी लगती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चे की कभी फिक्र करना नहीं छोड़ती है। अब अगली ही सुबह उमा अपनी बहू मुस्कान से उठते ही पूछती है, बहू राजेश ठीक तो है ना? अभी तक उठा नहीं क्या? उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, जा ही रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आपको आपके पैसे समय पे मिलते रहेंगे। मुझे माँ जी के लिए बुरा लगता है, वो इतने प्यार से कुछ भी पूछती हैं और ये है कि इन्हें माँ की वैल्यू ही नहीं है। बहू जाकर राजेश के लिए कुछ बना दे, वरना उसकी आदत है वो बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाएगा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ, आप चिंता ना करो, और आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ। नहीं बहू, पहले उसे देख ले, मैं तो घर में ही हूँ, मुझे कहाँ ही जाना है। उमा अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और करे भी क्यों ना, माँ बेटे का रिश्ता होता ही इतना प्यारा है। अब ऑफिस जाते वक्त राजेश अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे 2 दिन के लिए नैनीताल जाना है अपने ऑफिस की तरफ से, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। जब मेरे पैसे आएंगे ना तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ अभी देती हूँ, रुक जा। मुझे माँ जी और इनके बीच का प्यार देखकर अपनी माँ की याद आती है। माँ जी तो इनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इन्हें ना जाने क्या हो जाता है, ये माँ जी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अब जब उमा राजेश को पैसे देती है और राजेश जाने लगता है तो वो अपने जूते के फीते बांधने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वैसे ही उमा को लगता है कि राजेश उसके पाँव छू रहा है और उमा भी अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू हमेशा खुश रह और तुझ पर कोई आँच न आए। कभी तुझ पर कोई मुसीबत भी आए तो वो मुसीबत मुझसे होकर गुजर जाए। मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हो गया इनका प्रवचन स्टार्ट। मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, ना कि आपके पाँव छू रहा था। आप भी ना, कहीं भी आपको चैन नहीं मिलता है। अरे कहीं तो जाने दिया करो चैन से। आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और माँ का आशीर्वाद तो किसी वरदान से कम नहीं होता। तुम भी माँ की भाषा बोलने लग गई। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा समय वेस्ट मत करो तुम लोग। आप दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद ही राजेश घर से निकल जाता है और जाते जाते खुद से कहता है, अच्छा हुआ माँ को बस 2 दिन का बताया है, वरना अगर 4-5 दिन का बोलता तो अचार रोटी ये सब बांध के दे देती। अरे माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि उनकी ऐसी ही आदत है, तो आप क्यों उदास हो रही हैं? बहू, मैं राजेश के लिए उदास नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है बस। राजेश ठीक से पहुँच जाए नैनीताल। मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी जब वो पहुँचेंगे। अब राजेश देर शाम अपनी पत्नी मुस्कान को फोन करता है और मुस्कान से बातें कर रहा था। अपना ध्यान रखना, मुझे आने में ना 4-5 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? तुम तो 2 दिनों के लिए जा रहे हो। अरे माँ की आदत तो तुम जानती हो ना कि वो कैसी है। चलो, मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूँगा। अच्छा लो, माँ से बात कर लो, माँ जी आपसे बात करना चाहती हैं। अरे यार रखो फोन, क्या माँ से बात करना चाहते हो? अरे माँ से मैं घर पे परेशान रहता हूँ, कम से कम यहाँ तो जीने दो चैन से। राजेश इतना बोलने के बाद ही फोन कट कर देता है और इधर उमा को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कामों में लग जाती है। और अब देर रात उमा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो हॉल में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है और उमा हॉल में गिर जाती है। अब अगली सुबह मुस्कान अपनी सास को हॉल में देखती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना माँ जी? माँ जी सांसें क्यों नहीं ले रही हैं आप? और उनकी बॉडी भी पूरी तरह ठंडी हो गई है। इधर मुस्कान राजेश को फोन कर रही थी, लेकिन राजेश मुस्कान का फोन काट रहा था क्योंकि मुस्कान उमा के फोन से राजेश को फोन कर रही थी। अब जब राजेश कॉल करता है तो मुस्कान राजेश को कहती है, आप कहाँ हैं माँ जी की? अरे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
और माँ जी को कहना कि मुझे फोन करके परेशान ना करे। उमा के यूं अचानक मौत के बाद मुस्कान अपनी सुध-बुध खो देती है और अब 2 दिन बाद राजेश घर आता है और अपने घर में आस पड़ोस वालों को देखकर अपनी पड़ोसन विमला से कहता है, अरे ओ विमला आंटी, यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो? ऐसा लग रहा है कोई मातम है। अरे क्यों बैठी हो मेरे घर में? जाओ यहाँ से। आ गया तू? वैसे घर में इतने लोग क्यों हैं? मुस्कान, क्या बात हो गई? तुम ठीक तो हो ना? और माँ कहीं नजर नहीं आ रही? माँ जी नहीं रही, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाई। अब राजेश को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, 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 माँ क्यों नहीं रही है? मैं कितना बुला रहा हूँ उनको, लेकिन वो आ नहीं रही। क्यों? क्या क्या सच में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उनको दुख देता था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं उनसे परेशान भी रहता था क्योंकि वो मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जाए। माँ क्यों चले गई आप मुझे छोड़ के? माँ, आपके बिना मेरा क्या होगा? कौन मुझे बार बार पूछेगा? अरे मैं तो इसलिए आप पे गुस्सा करता था ताकि आप मुझसे पूछो, मुझे डांटो, लेकिन आप मुझे छोड़ के चली गई। माँ जी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। जब मैंने आपको फोन किया और आपने मेरा फोन कट करके फोन बंद कर दिया था। राजेश को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ उमा उसे छोड़कर जा चुकी है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन जो सच था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। माँ ने अपने बेटे को अपनी उम्र तो लगा दी, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी कभी भी कदर नहीं समझी। चंदा सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है। तभी चंदा की सास रमा चंदा से कहती है, अरे बहू, ठंड कितनी बढ़ गई है, जरा एक कप चाय तो दे जा। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ठंड मेरी आखिरी ठंड होगी। माँ जी, आप मेरी तरह थोड़ा बहुत भी हाथ पैर चलाओगी ना तो आपको सर्दी लगेगी ही नहीं। वैसे भी अभी तो इतनी सर्दी आई भी नहीं है सही तरीके से। अरे बहू, तुझ में और मुझ में कितना फर्क है, तू ये भी तो देखना। तेरा कहाँ जवान खून और मैं ठहरी बूढ़ी औरत। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं आपको कौन सा कोई काम करने के लिए कह रही हूँ। आप रजाई में बैठिए और आराम कीजिए। हाँ बहू, और अगर धूप निकले तो बता दियो। अब चंदा अपने कामों में लग जाती है। इधर विमला आग के पास बैठी हुई धूप निकलने का इंतजार कर रही होती है। अरे लकड़ी भी सुबह से जलाते जलाते खत्म हो गई। धूप के आसार तो लग रहे हैं। धूप हुई तो रमा को बुला कर लाऊंगी और दोनों बैठकर मजे से बात करेंगे। अरे रमा, कहाँ है? जल्दी बाहर आ। अरे ओ रमा। अरे विमला काकी, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रही हो? अरे रमा कहाँ है? बहू, रमा से ही काम है। अरे क्या हुआ, निपट लिया क्या तेरे ससुर? अरे बड़े ही दुख की बात है विमला, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सुब सुब बोल। और मेरा बुढ़ा मरने से रहा, वो तो अभी भी चल फिर नहीं पाता, तो भी 100 साल की उम्र की दुआ करता रहता है भगवान से। क्या बात कर रही है तू विमला? फिर ऐसे कैसे चिल्लाती हुई आई? अरे मैं तो ये कहने आई थी कि धूप निकल आई है, चल चल कर बैठते हैं। आज तो तुझे ऐसी ऐसी बात बताऊंगी शीला की बहू के बारे में कि तू दांतों तले उंगलियां काटेगी। अरे तू चल 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 कर खाट बिछा, मैं आती हूँ। और सुन, मूंगफली ले आइयो, मैं भी आती हूँ वही खाना लेकर। विमला वहाँ से चली जाती है और रमा भी किचन में जाकर एक प्लेट में खाना निकालने लगती है और अपनी बहू को कहती है, बहू मैं धूप में बैठने जा रही हूँ, तू थोड़ा मुझे बीच बीच में खाना बनाकर देती रहना। अब मैं शाम में ही वहाँ से वापस आऊंगी। माँ जी, धूप ही तो निकली है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ना जाने क्या हो गया हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू, तू क्या जाने ठंड में धूप के मजे के बारे में। तुम लोग आजकल के बच्चे हो, ठंड में सबसे ज्यादा हम जैसे लोगों के लिए ही धूप ही दर्द दवा का काम करती है। जी माँ जी, आप जाइए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ बना कर रखती हूँ। अब रमा घर से निकलकर पास ही धूप में खाट बिछाकर बैठ जाती है। साथ में विमला भी होती है और दोनों इधर उधर की चुगलियों में लग जाती हैं। अरे रमा, तुझे पता है आजकल मैं शीला की बहू को देख रही हूँ। वो तो कहती है मेरी बहू नौकरी करती है, तो भी उसमें संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं।
लेकिन रोज शाम को एक हेलमेट वाला आदमी उसे छोड़ने आता है। अरे क्या बात कर रही है विमला तू? ऐसे में तो ये सारा ही मोहल्ला खराब करेगा। कहीं उसका बेटा ही हो और तू गलत समझ रही हो। चील की निगाह और विमला की निगाहों में कोई शक नहीं करते। समझी रमा? मैं एक बार जिसे देख लूं, उसकी तस्वीर जहन में छप जाती है। ये बात क्या शीला को पता है? मैं तो कहती हूँ हमें चलकर ये बात शीला को बता देनी चाहिए। हमारे मोहल्ले की बात है। धूप में बैठना तो माजी और विमला काकी का एक बहाना है। सच तो ये है कि ये लोग पूरे मोहल्ले की गॉसिप लेकर बैठ जाते हैं बस। अब देर शाम रमा अपने घर आती है, तभी विमला फिर से रमा को बुलाने आ जाती है। अरे देख, मैं अभी अभी खाट रखकर घर में जा रही थी, वैसे ही मैंने शीला की बहू को देखा। बस तू झाड़ू ले ले, बाकी तो मैं हल्ला मचा देती हूँ। अरे तू रुकी क्यों? जल्दी आ और सूद दे अच्छे से करम जले को। अरे माजी काकी, आप दोनों किसकी बातें कर रही हो? क्या हुआ मुझे भी तो बताओ। अरे माजी कहाँ जा रही हो आप? इस उम्र में आपको मारपीट शोभा नहीं देता है। ये भगवान क्या करूँ मैं अपनी सास का। अपना हेलमेट उतार तू। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे बहू बेटी पर नजर डाले। अरे तू वो सब छोड़, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब देखकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो जाते हैं, लेकिन चंदा भी वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? छोड़ दे बहू, आज तो मैं इसे खत्म कर ही दूंगी। इसने शीला की बहू पर नजर डाली है, उसे रोज छोड़ने आता है। वो तो भला हो विमला का, जिसने मुझे ये सब बता दिया। और तू क्या देख रहा है मुझे? उतार अपना हेलमेट, वरना पुलिस को बुला कर रख दूंगी और सारा मोहल्ला तमाशा देखेगा। अब तक तो वहाँ शीला भी आ जाती है, जिसकी बहू की वजह से इतना ड्रामा हुआ था। अरे विमला, रमा, तू मेरी बहू को यहाँ खड़ा कर क्या तमाशा कर रही है? अरे ये तो अपनी बहू से पूछ, जिसे छोड़ने उसका आशिक आता है। मोहल्ले का माहौल तो अब बहुएं बिगाड़ रही है। बेटियों को इतनी आजादी ही कहाँ मिली? अब जो बेटी नहीं कर रही वो तेरी बहू कर रही है। तू अपना हेलमेट उतारता है या 2-4 झाड़ू और खाएगा? अब विमला रमा मिलकर जैसे तैसे उस बाइक वाले का हेलमेट उतारते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विमला का बेटा ही था। चंदन, तू? तेरा और शीला के बहू का चक्कर चल रहा है? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ मेरी बात तो सुनो, मैं वो आपको बताने ही वाला था। हे भगवान, करवा ली विमला ने भरे मोहल्ले में अपनी बदनामी। अब क्यों तेरी बोलती बंद हो गई? मोहल्ले वालों, देख लो, विमला का बेटा मेरी बहू के पीछे लगा हुआ है हाथ धोकर। मुझे उसने एक दिन कहा भी था, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और आप लोग देख क्या रहे हो? आज ये मेरी बहू के पीछे है, कल किसी और के पीछे लेगा। मारो इसे। अब मोहल्ले वाले भी विमला के बेटे को पीटने लगते हैं, लेकिन विमला जैसे तैसे बचाकर अपने बेटे को घर लेकर आती है। ये तूने क्या किया? कुछ कर भी रहा था तो लोगों को क्यों पता चलने दिया? माँ ये आपका ही किया धरा है, आपको क्या जरूरत थी हेलमेट उतार करने की? तो मैं और क्या करती? मुझे लगा शीला के साथ साथ उसकी बहू की भी बदनामी करवा दूंगी, लेकिन यहाँ तो खुद की बदनामी हो गई। मुझे तो धूप में बैठना ही महंगा पड़ गया। क्या मतलब है कि धूप में बैठना भारी पड़ा? इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग धूप में बैठकर बातें बनाते हो? अरे बेटा, अब नहीं बैठूंगी रमा के साथ धूप में। मेरे मुंह से निकल गई। वो तो विश्वास भी नहीं कर रही थी। मैंने ही कहा था वो शाम को आएंगे तो तुझे जरूर बुलाकर लाऊंगी। सारी मेरी ही गलती है, मुझे ही समझना चाहिए था। अब अगले दिन से विमला धूप में बैठने से कान पकड़ती है। रमा जब विमला के घर आती है तो विमला से कहती है, अरे विमला, आज तो इतनी अच्छी धूप निकली है, तो तू धूप में बैठने क्यों नहीं आई? नहीं रमा, आज से मैं धूप में नहीं बैठने वाली। धूप में बैठते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलने लगता है। जो भी नहीं कहना वो सब बक देती हूँ। और तू कल वाली बात भी कैसे भूल सकती है? अरे तो मुझे या तुझे क्या पता था कि वो चंदन है? लेकिन जो भी कहे,
तेरा बेटा पिटा तो बहुत बुरी तरह है। रमा, मैं नहीं जा सकती धूप में बैठने। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। अब विमला रमा के कहने पर भी धूप में बैठने नहीं आती है और ना ही उस दिन से किसी की चुगली करती है जिस दिन से उसका बेटा पिटा है।